हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेनी पाठशाला विद शिवम शर्मा। पिछले वीडियो में हमने एमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा था कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1929-30 के अराउंड क्या होता है, एमरजेंस होता है, और कैसे जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे उन्होंने बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरीज हैं वो अभी द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे काम में नहीं आ रही हैं। तो कैसे उन्होंने और अपने आप जैसे ही द ग्रेट डिप्रेशन से ओवरकम हुआ पूरा वर्ल्ड, उसके बाद 1936 में कीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने पूरे बुक के सिलेबस की तरफ। बेसिकली हमने पढ़ा था गुड्स को, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसके अलावा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो इनके डिफरेंस को हमने पिछले वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देख के ही वापस आप यहाँ पे जंप करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले जैसे हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं। और कुछ दिनों में हम लोग लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, तो उससे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप कमेंट करके जो भी आपके डाउट है वो लाइव पूछ सकेंगे। तो अभी मैनेजमेंट चल रहा है उसका भी, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव में। सबसे पहले बात करेंगे हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की, और क्या होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसके अलावा क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर्स का, वो क्या होता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। मतलब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, तो कंज्यूमर्स के बेसिस पे जो भी खर्चा होता है पूरी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब सर बोले इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन होते हैं, ये तो गड़बड़ हो गई, डाउट आ गया। तो डाउट आएगा तो उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। सबसे पहले कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, हु आर द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स कौन होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग, हाउस होल्ड्स होते हैं ना। अरे मेरे को आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो मैं कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो पहला तो हाउस होल्ड हो जाएगा कंज्यूमर। दूसरे कंज्यूमर कौन होते हैं, कौन खरीदता है गुड्स को, चलो दूसरा कंज्यूमर हो गया गवर्नमेंट। कौन हो गया, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हाउस होल्ड क्यों कंज्यूम करते हैं चीजों को, बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स या डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम कंज्यूमर्स का तो हो गया, हाउस होल्ड्स कंज्यूमर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, हु आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं, सबसे पहला तो हो गया हाउस होल्ड्स। दूसरा, गवर्नमेंट भी कंज्यूम करता है, लेकिन कैसे करता है, मिड डे, देखो उन्होंने चावल खरीदे। अब गवर्नमेंट तो ऐसा है नहीं कोई आदमी है गवर्नमेंट जो खा गया। गवर्नमेंट क्या होती है, बेसिकली एक बॉडी होती है। तो बॉडी मतलब आदमी वाली बॉडी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ने मान लो 20 टन चावल खरीदे, तो क्या करेगा, मिड डे मील्स में उसने सर्कुलेट कर दिए, या डिफेंस के लिए उसने हथियार खरीदे। तो कंज्यूमर कैसे बनी गवर्नमेंट, क्योंकि वो फाइनल गुड्स को खरीदता है। क्यों खरीदता है, क्योंकि उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाने होते हैं अपनी इकोनॉमी में। अपनी इकोनॉमी में कुछ पॉलिसीज वो लेके आता है, कुछ वो प्लान्स बनाता है, और उसके बिहाफ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, गुड्स चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मिड डे मील्स दिया, डिफेंस के लिए खाना दे दिया, तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है, इकोनॉमी में। और तीसरे आते हैं, तीसरे कंज्यूमर्स कौन आते हैं, तीसरे टाइप के, वो आते हैं प्राइवेट, लेकिन कैसे, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये तीन तरीके के कंज्यूमर्स पूरी इकोनॉमी में होते हैं। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये भी गुरुद्वारे मान लो आप, टेम्पल्स मान लो, मॉस्क्यूज मान लो, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन या एनजीओ भी होते हैं इसमें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे कंज्यूमर होते हैं, ये भी चीजों को खरीदते हैं, लेकिन ये चैरिटी के पर्पज से खरीदते हैं। अब इस पे किसी को सवाल हो ना, तो मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ मंदिर मस्जिद पे कुछ भी, ठीक है, वो तुम बोलते रहना, ठीक है। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, वाई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाई many things because they use it for the purpose of चैरिटी के पर्पज से। देखिए आपने सुना होगा बहुत बार, गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं खाने के, तो वो क्यों चावल गेहूं दाल ये खरीदते हैं, क्योंकि उनको लंगर लगाने होते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये तो कंज्यूमर्स की बात आ गई। अब हम कैसे पता करें कि कितना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हुआ इकोनॉमी में, बोले सर तीनों कंपोनेंट हमें पता है कौन कौन कंज्यूमर है, इनका खर्चा जोड़ दो, हो गया काम। बिल्कुल सही बात है, हो गया ना। हम क्या करेंगे, कैसे हमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का पता चलेगा इकोनॉमी में, दैट व्हाट इज द टोटल सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। सो हाउ टू कैलकुलेट इट, वी हैव टू एड अप ऑल द एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इन तीनों का एक्सपेंडिचर अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेड बाय द दिस, ठीक है ना, मेड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। हु आर द कंज्यूमर्स, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। How to calculate consumer expenditure in an economy? We have to sum up all the expenditure done by household, government and non-profit private institution. देखिए इस तरीके से, so that will be our consumer expenditure of economy. Economy का consumer expenditure इस तरीके से आ जाएगा, consumer expenditure by households, consumer expenditure by government and consumer expenditure by private institutions. So that will be consumer expenditure of whole economy. Clear हुआ? चलो ये तो बात हो गई कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। बहुत बार सुना है ना, अरे मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया। क्या होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट? देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो बेसिकली आप बिजनेस चला रहे हैं पहले से, ठीक है। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इस साल, वो कैसे पता चलेगा? सॉरी, एक बार ये पास आउट हो जाए व्हीकल, हाँ पास में रोड है इस वजह से दिक्कत होता है थोड़ा, सॉरी। चलो, तो कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना किया इसने? तो उसका पता हमें जब करना होता है ना, देन वी हैव टू चेक अप द कैपिटल स्टॉक ऑफ दैट फर्म, या तो फर्म की बात करो या एग्रीगेट लेवल पे पूरी इकोनॉमी की आप बात करोगे, तो कैपिटल स्टॉक में जो चेंज होता है पूरी इकोनॉमी में, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। इंडिया की बात करो, इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी में जितना कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ है या जितना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, यूएस की बात करोगे तो वहां की बात कर लेंगे। जो जनरल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, सो दैट विल बी चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल स्टॉक के से हमने कैपिटल स्टॉक को डिनोट किया। बोले सर ये कैपिटल क्या होता है, क्योंकि कैपिटल का स्टॉक, तो कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल बेसिकली मैनमेड गुड्स होती हैं, कैपिटल मैनमेड गुड्स होती हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसे प्लांट की आप बात करो, मशीनरी की आप बात करो, सो ऑल दीज गुड्स आर कैपिटल गुड्स। सो उनके प्रोडक्शन में जितना चेंज आया, मतलब जितना हमने एक इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया, वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मेरे पास मान लो 5 मशीन थी जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में, मान लो मैं 2021 के एंड में हूँ अभी, ठीक है, तो ईयर के स्टार्टिंग में, एक अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जितना मेरे पास कैपिटल था, कैपिटल का मतलब मेरे पास 5 मशीन थी, ठीक है ना, अब मैंने उसको बढ़ा के कितना कर लिया, 7 कर लिया। इसका मतलब 2 मशीन का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है 5 से 3 होगी तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए। तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक क्या होता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है। तो 5 से मेरे पास कितनी मशीन हो गई, 7 मशीन हो गई। इसका मतलब मेरे पास 2 मशीन का इंक्रीज हुआ, दैट विल बी माई कैपिटल स्टॉक इन दैट अकाउंटिंग ईयर। वो मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन कैपिटल स्टॉक आया ना, वो जो 2 मशीन थी दैट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक। क्योंकि मेरे पास पहले कितनी मशीन थी, 5, अब कितनी हो गई, 7। इसका मतलब कितने से इंक्रीज हो गया, ये राइज या इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने देखा है I इक्वल टू डेल्टा के, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक के हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। चलो एक और मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास 25 मशीनरी थी, ठीक है ना, अभी 5 मशीन मेरी उस ईयर में खराब हो गई और ऊपर से मैं 10 मशीन और ले आया, ठीक है ना, 5 तो क्या हो गई, खराब हो गई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 25 थी, 5 मेरी क्या हो गई, खराब हो गई, और 10 मैं और ले आया। लास्ट में आते आते देखो टोटल कितनी है, 35 में से 5 खराब हो गई तो कितनी बची मेरे पास, 30 बची। कितना बचा, 30। इसका मतलब अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी मशीन्स का हुआ, 5 ही मशीन्स का हुआ। बोले क्यों सर, आप तो 10 नहीं ले गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट ये तो 5 तो मैंने रिप्लेस करी है, ठीक है ना, नया थोड़ा ना वैसे खरीदा है, 5 तो मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। सो दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिप्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या है, रिप्लेसमेंट है। तो यहां से केवल 5 का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट implies या इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन अदर वे वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज ऑल्सो
इन्वेस्टमेंट वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से, दो तरीके के बेसिकली हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट। एक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलो बोले सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है ना, अगर फिक्स एसेट की हम लोग बात करते हैं, फिक्स एसेट में हमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट मिलता है सो दैट विल बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या होते हैं? हमारे फिक्स एसेट होते हैं। ठीक है ना, जो फिक्स एसेट होते हैं ये प्लांट और मशीनरी होते हैं, तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर इन एन अकाउंटिंग ईयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसको रेफर करता है? जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं उसके नंबर्स अगर इंक्रीज होते हैं दैट विल बी अवर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लाइक प्लांट्स, मशीनरी एटसेट्रा आर फिक्स एसेट ऑफ ए प्रोड्यूसर। ठीक है, हो गया सर? बिल्कुल हो गया। सिग्निफिकेंस क्या होती है फिक्स एसेट की? मतलब क्या क्या काम कर सकता है फिक्स एसेट हमारे लिए, कैसे जरूरी है। ठीक है ना, तो क्या सिग्निफिकेंस होगी? सबसे पहला प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेगा? मैक्रो लेवल पे इंक्रीज करेगा। पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कैसे? देखो अगर पूरी इकोनॉमी में मशीनरी बढ़ रही है, प्लांट मशीनरी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अब जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पहले मेरे पास 5 मशीन थी, मैं मान लो चप्पल का मतलब मेरे पास बिजनेस था, फर्म थी, तो मैं 5 मशीन से डेली 2000 चप्पल बनाया करता था, स्लीपर्स बनाया करता था। लेकिन अब मेरे पास 10 मशीन हो गई, इसका मतलब मैं 4000 बना सकता हूं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ना सिर्फ मेरी बढ़ रही है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी की भी बढ़ रही है। ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर मान लो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है पूरी इकोनॉमी में, इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब अब इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी क्या होगा? बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और अगर मशीन आ रही है तो उसको ऑपरेट करने वाले लोग भी आएंगे, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? इकोनॉमी में बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो क्यों जरूरी है ये चीज? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम में ग्रोथ होगा, ग्रोथ इन नेशनल इनकम होगा और उससे जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओवरऑल ये किसको लीड करेगी? फिर से वापस फर्दर इन्वेस्टमेंट को लीड करेगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि प्रोड्यूसर के जो फिक्स एसेट हैं उनमें जो इंक्रीज होता है दैट इज आवर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक प्लांट्स, मशीनरी एटसेट्रा, दीज आर फिक्स एसेट ऑफ ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं ये। ठीक है, चलिए अगली हम लोग बात करते हैं, वो बात करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। क्या होता है सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? देखो जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मेरे पास अगर मान लो कूलर बनाने की फैक्ट्री है तो सारे के सारे, मतलब मैं कूलर बनाता हूँ, ठीक है, तो सारे कूलर के मेरे पास बिल्कुल फिनिश्ड वे में मिलेंगे? नहीं। अगर हम एट ए पर्टिकुलर टाइम चेक करने जाते हैं, मान लो मेरे आप कारखाने में जाओगे, अभी है नहीं मेरे पास, मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे आप कारखाने में गए तो सारे कूलर का फिनिश्ड गुड मिलेंगे? नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कारखाना है, प्रोडक्शन प्रोसेस वहां चलता रहता है, तो वहां आपको कुछ तो रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल के अलावा आपको कुछ सेमी फिनिश्ड कूलर्स मिलेंगे और कुछ मिलेंगे बिल्कुल फिनिश्ड टकाटक, जिसको आप लेके घर पे काम में ले सकते हो, वो कूलर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रोड्यूसर के पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलता है, जिसमें आप क्या मान सकते हो, क्योंकि वो भी मेरा चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन ही है ना, अरे इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब आप क्या मान सकते हो कि रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड, इनके फॉर्म में भी प्रोड्यूसर के पास क्या होता है, एक स्टॉक होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो सारा भी मेरे पास है, तो एक तरीके से कैपिटल तो है ही ना मेरे पास, मैंने अपना खजाना तो बढ़ाया है ना, चाहे वो रॉ मटेरियल पड़ा हो मेरे पास, चाहे वो सेमी फिनिश्ड कूलर्स पड़े हो, चाहे वो फिनिश्ड कूलर्स पड़े हो। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ना। अगर ये बड़ा है, इंक्रीज हुआ है इनके नंबर्स में, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश्ड गुड्स हैं, तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या सिग्निफिकेंस होगा, एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी कंडीशन आई, जैसे मान लो कोरोना वायरस से लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना, लॉकडाउन होने से प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया। अगर मैंने पहले से सारी चीजें मंगवा रखी है, फिनिश्ड गुड बनवा रखी है, इसका मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही क्या होगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई मेरी तरफ से हो सकती है, बिकॉज आई हैव द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ जो भी मेरा प्रोडक्शन है। अगर कूलर है तो आई हैव स्टॉक ऑफ फिनिश्ड कूलर्स, ठीक है।
तो ये तो इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी तो सप्लाई शॉर्टेज नहीं आएगा, और सप्लाई शॉर्टेज नहीं आएगा तो स्मूथ फंक्शनिंग होगी और डिमांड को हम लोग मीट कर सकते हैं। जब भी डिमांड आएगी तो हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं हाथों हाथ से, ठीक है। तो ये बात करी हमने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की और इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, अच्छी कम्युनिटी बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि आपके जो भी स्कूलमेट्स हैं वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।